स्वागत है आप सभी का। तो आज हम भारतीय जो भूगोल चल रहा है हमारी सीरीज इंडियन ज्योग्राफी की, किसके लिए, पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए, उसमें आज हम तीसरा और फाइनल जो वीडियो है वो हम देखेंगे। तो पिछले क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था कि ग्रीष्मकालीन स्थानीय पवनें। तो अब देखते हैं, इसे रिवाइज एक बार करते हैं। तो नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है, जो ग्रीष्मकाल की है। पहली बात यही याद रखना है कि ये ग्रीष्मकाल की है। तो उत्तर भारत में जो चलती है ग्रीष्मकाल में, वो कौन सी चलती है, लू जिसे कहते हैं। और लू के बाद कुछ और अन्य भारत में क्या चलती हैं, हल्की बारिश और शीतलक हवाएं जो चलती हैं। सबसे पहला है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है, नाम ही है नॉर्वेस्टर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इस साइड चलेगी। इसमें भी वही तूफान और बिजली कड़केगी। इसके बाद काल वैसाखी, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये भी ग्रीष्मकालीन तूफान है। अब दो की बात करें जो साउथ की हैं, एक का नाम है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी के लिए यूज़फुल वर्षा होती है, मतलब जिन एरिया में कर्नाटक में कॉफ़ी होती है वहाँ ये वर्षा काफ़ी फ़ायदे करती है। इसके बाद आम्र वर्षा का हमने देखा था, नाम है आम्र वर्षा। तो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। कहाँ होती है, दक्षिण भारत में। अब देखें वर्षा ऋतु और मानसून का निवर्तन। तो हम ये जानते हैं कि भारत में जो मानसून आता है दक्षिण पूर्व ये वाला एरिया से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसकी कई सारी शाखाएं होती हैं, पर जब मानसून लौटता है तो वो इस एरिया से लौटना स्टार्ट करता है मानसून। तो जो तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पे बारिश होती है। तो यही होता है मानसून का निवर्तन। तो वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक हमारे यहाँ होती है, जो होती है उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में। क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। अब देखो यहाँ निम्न वायुदाब लो प्रेशर होगा तो हवाएं इसकी ओर चलेंगी ना, तो लो प्रेशर बन जाता है जून महीने में। तो इसके बाद हवाएं जो चलती हैं और वो भूमध्य रेखा को पार करके भारत में प्रवेश करती हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटता है, जिसे कहते हैं मानसून का निवर्तन। अब मानसून क्यों लौटेगा, क्योंकि इस टाइम आते आते सूर्य का दक्षिणायन होने लगता है। तो सूर्य अगर जाएगा तो लो प्रेशर का केंद्र भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से मानसून लौटने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है कि भारत में स्वच्छ आकाश कैसा हो जाएगा, मानसून लौटेगा तो बादल नहीं रहेंगे, तो आकाश साफ हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर वाले महीने में तापमान की वृद्धि होती है, जिससे नमी होती है, क्योंकि बारिश हुई थी पहले, नमी होती है। और यहाँ पे उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण मौसम कष्टकारी होता है, उमस टाइप का। इसे ही कार्तिक मास की ऊष्मा कहते हैं। कार्तिक मास मतलब अक्टूबर और नवंबर का टाइम जो होता है, शुरुआत अक्टूबर से शुरुआत नवंबर तक का। तो ये अब भारत में देखें प्राकृतिक वनस्पति का क्षैतिज वितरण जो है, क्षैतिज वितरण क्या होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, एक होता है क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण की बात कर रहे हैं कि भारत में हर एक एरिया में उष्णकटिबंध से लेकर मरुस्थल तक की जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, कई एरिया में कई सारी वनस्पतियां एक साथ पाई जाती हैं। तो उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सदाबहार वन। अब सोचो सदाबहार वन वहाँ होंगे जब बारिश ज़्यादा हो रही होगी। इस एरिया में बारिश होती है, पश्चिमी घाट में हम जानते हैं इस एरिया में बारिश होती है, अंडमान निकोबार में बारिश होती है। तो बात करें पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है, तो वन सदाबहार रहते हैं। उन्हें पानी की जितनी आवश्यकता होती है पूर्ति होती रहती है। यहाँ जो वृक्ष बनते हैं उन्हें कहा जाता है रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी और आवनूस। तो ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो वृक्षों के नाम याद रखने, रोजवुड लकड़ी यहाँ की बहुत कठोर होती है चूँकि सदाबहार की, तो वुड टाइप का ऐसे याद कर लेना बहुत। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी और आवनूस वाले नॉर्मल क्या है, इन नामों को देखें तो ये इंग्लिश टाइप के नाम लगेंगे सबके सब। तो एक इससे भी सोच सकते हैं कि ऐसे नाम नॉर्मल हम नहीं पढ़ते, हमारे यहाँ क्या चलते हैं, बबूल, नीम, और ये कैसे नाम है, रोजवुड, महोगनी, एनी, आवनूस। तो ये उष्णकटिबंधी वाले तो नहीं है, मतलब जो पर्णपाती वन नहीं है इनमें, तो ये याद रख सकते हैं। तो सदाबहार वन जो होते हैं टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, लगभग 22 के आसपास रहेगा, और वन सघन रहते हैं क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है। दूसरी बात करें अर्ध सदाबहार वन। अब अर्ध सदाबहार में वर्षा 250 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वर्षा अपेक्षाकृत उससे कम होती है। यहाँ पर यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो साइडर, होलक, कैल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नाम कैसे हैं, साइडर, होलक, कैल। ये वन सदाबहार आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती जहाँ पत्ते गिरते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है वो अर्ध सदाबहार वाला एरिया होता है। यहाँ संक्रमण
वनस्पति पाई जाती है। अब सोचो एक एरिया में सदाबहार है, एक एरिया में पर्णपाती है, तो बीच वाला एरिया ये कहलाएगा। इसके बाद बात करें आर्द्र पर्णपाती, जो हमारे यहाँ की विशेषताएं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो इन्हें कहा जाता है मानसूनी वन। तो आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये मुख्यतः हिमालय के गिरपदी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में और भारत के काफ़ी क्षेत्र में विस्तृत है, सबसे ज़्यादा यही है। तो ये मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। इनमें क्या होता है, बसंत या ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीने में अपने पौधे पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि पानी की जब कमी होती है तो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह प्राकृतिक अनुकूल है, क्योंकि शुष्क मौसम में इनकी पेड़ों में जो पानी होता है फिर वो बाहर सूखेगा नहीं। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद आ जाए नामीय शुष्क पर्णपाती, मतलब ये ऐसे एरिया में होंगे जब वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम हो रही होगी। मुख्य क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे प्रायद्वीप का कुछ भाग मिलेगा, अधिक वर्षा नहीं, प्रायद्वीप के कम वर्षा वाले क्षेत्र। उसके बाद मेन क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन वाले एरिया में शुष्क पर्णपाती वन देखे जाते हैं क्योंकि कम वर्षा के होते हैं। यहाँ पे वही शुष्क वर्षा ऋतु प्रारंभ में पत्ते झड़ जाते हैं, घास के मैदानों में पेड़ केवल खड़े रह जाते हैं, बाकी घास वगैरह ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद जो लास्ट बचते हैं, मतलब कांटेदार वन, जो सबसे कम वर्षा वाले होंगे। कांटेदार वन वो वन होते हैं जब 25 सेंटीमीटर से भी 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये मुख्यतः पंजाब का कुछ एरिया, हरियाणा और राजस्थान में मुख्यतः, और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई एरियाओं में ये होते हैं। पूरे वर्ष जो होते हैं पड़ रहे तो होते हैं, क्योंकि कांटेदार हैं, क्योंकि इनमें पत्ते नहीं होते, इनमें कांटे टाइप के होंगे, झाड़ियों जैसे ये लगते हैं। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। इसके बाद दो नाम आते हैं, एक तो स्टेपी नाम आता है और एक नाम सुनने को मिलता है हमें सवाना। अब इनमें क्या अंतर होता है, देखो सवाना वाला एरिया वैसे तो अफ्रीका वाले एरिया में भी पाए जाते हैं सवाना के वन, जो मूलतः है। तो सवाना स्टेपी में विशेषता क्या होती है, स्टेपी का मतलब होता है ये महाद्वीप के आंतरिक भागों में मिल रहे होंगे और यहाँ पे केवल और केवल घास के मैदान होंगे। जैसे ऐसे सोचो जो चंगेज़ खां आया था, या ये चंगेज़ खां के घोड़े दौड़ते थे, मतलब जो मैदानी क्षेत्र हुआ करता था, इसी वजह से तो ये आक्रमणकारी आए थे। तो स्टेपी के वो क्षेत्र होते हैं, तो स्टेपी के क्षेत्र वो होते हैं जो जहाँ पे घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं, पेड़ नहीं होंगे यहाँ पे। जबकि सवाना की बात करें तो यहाँ पे पेड़ होंगे, घास होगी, पर पेड़ बहुत कम होंगे। इंपॉर्टेंट ये, यहाँ घास के मैदान होंगे, घास थोड़ी बड़ी होगी, पेड़ एक दो देखने को मिलेंगे। तो ये तो सवाना 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में पाए जाते हैं। शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम है, इसी वजह से तो पेड़ नहीं मिलते हैं यहाँ पे। यह मुख्यतः लंबी घास उगती है। अब लंबी घास और इसका मतलब समझते हैं। सवाना क्षेत्र को असल में कहा जाता है गीला और सूखा जोन। इसका क्या मतलब हुआ, सवाना क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखा या फिर कहीं भी हम देखें 0 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं। अब 0 डिग्री सोच के हमें लगता है कि इस एरिया में तो वर्षा खूब होती है, बिल्कुल सही बात है, पर इस एरिया में गर्मी भी तो बहुत पड़ती है। तो जिन एरिया में सवाना वनस्पति डेवलप होती है वहाँ गीला एरिया होगा जब वर्षा होगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो बिल्कुल सूख जाएगा, तो कटीले वन भी बनेंगे। तो यहाँ पे जो घास मिलेगी थोड़ी बड़ी मिलेगी, पर वृक्ष नहीं मिलेंगे, क्योंकि वृक्ष को लगातार पानी चाहिए, वो यहाँ पे उपलब्ध होता नहीं है। मरुस्थल तो जानते ही हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है उन्हीं एरिया को क्या कहते हैं, मरुस्थली वाला एरिया। कैक्टस, नागफनी, ये सब हैं। इसके बाद है हिमालयी वनस्पति ऊंचाई के अनुसार। अब एक तो हमने देखा एरिया के अनुसार, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में। एक होता है कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ने जाएं तो नीचे वाले एरिया में अलग वनस्पति मिलेगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो यही है, ऊंचाई के अनुसार विविधता है। अब इसमें देखें सबसे पहले 3000 से 4000, 2000 से 3000 और अधिक ऊंचाई वाले। तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पे मिलते हैं वहाँ पे आप सोचो एक पहाड़ के ऊपरी वाले हिस्से पे कैसा होगा, बर्फीला एरिया होगा। तो यहाँ टुंड्रा वनस्पति होती है, जैसे मॉस, लाइकेन, ये सब पाए जाते हैं। तो मॉस और लाइकेन, ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी कहाँ पे, हिमालय वाले क्षेत्रों में ही। दूसरा बात करें 2000 से 3000, यहाँ पे क्या होगा, ब्लू पाइन, इस जो ब्लू पाइन, स्प्रूस जैसे वृक्ष पाए जाएंगे, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय वन, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर शीत कटिबंध वाले एरिया में मिलेगा। बात करें 3000 से 4000 के आसपास, यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन सबसे मेन वृक्ष पाया जाता है। अब देखो
उत्तरी ढलान पर शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम आया था ऐसा ही कुछ पीसीएस में। उन्होंने ये कहा था हिमालय के जो दक्षिणी भाग हैं उन पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही थी और ये पिछले साल ही या 1 साल 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। क्योंकि देखो अगर हम देखें इसे, यहाँ पे अगर हिमालय तो इस साइड ही तो वर्षा हो रही टकराने के बाद, तो यहाँ वनस्पति ज़्यादा बनती है। इसके बाद है दक्षिण पर्वतीय वन, जो प्रायद्वीपीय वनस्पति पाई जाती है। तो दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिण की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट वाला एरिया, नीलगिरी का एरिया और विंध्याचल वाला एरिया। विंध्यन पर्वत पड़ते हैं ना, विंध्यन सतपुड़ा ये सब। तो ये पर्वत श्रृंखला उष्णकटिबंध में स्थित है और समुद्र की ऊंचाई से लगभग 1500 है। हिमालय तो ज़्यादा ऊंचा होता है पर ये एरिया कैसा है, लगभग 1500 मीटर तक का होता है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले एरिया में, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नीचे नॉर्मल सोचो प्रायद्वीप या दक्षिण वाले भारत में तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए और सदाबहार टाइप के वृक्ष होने चाहिए। पर यहाँ पे उपोष्ण वनस्पति भी मिलती है। कैसे वनस्पति मिलेगी? जब पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पे हम चलेंगे, चाहे भले ये 0 डिग्री के आसपास हैं, 10 डिग्री 15 डिग्री तक, पर ऊपर जैसे चलना स्टार्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, सर्दी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ऊपर जाने पर हम जानते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो वहाँ पे उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के वन भी पाए जाते हैं। ऊंचाई पर शीतोष्ण और निचले वाले एरिया में उपोष्ण कटिबंध की वनस्पति पाई जाती है। और इन्हीं वनों को कहा जाता है शोला वन, जिन्हें सोलास वन भी कहते हैं। जैसे अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी पहाड़ियों पर ये 16 वन पाए जाते हैं। तो कोई पूछे 16 वन क्या है, तो जो पर्वत के ऊपरी हिस्सों पर मिलते हैं उन्हें 16 वन कहे जाते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि यहाँ पे मिलना नहीं चाहिए ऐसे वन जमीन वाले हिस्से पर चूंकि ऊंचाई वाले एरिया में ये मिल जाते हैं। तो ये देखा यहाँ पे कुछ 16 वन जो हैं या 16 वन है, वहाँ पे कुछ वृक्ष जो पाए जाते हैं वो मैग्नेलिया, लॉरेल और सिनकोना है। सिनकोना को जानते ही हैं, सिनकोना की छाल वगैरह मलेरिया के लिए। इसके बाद है बेलांचली और अनूप क्षेत्र। अनूप क्षेत्र को हम ज़्यादातर अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, मैंग्रोव टाइप का। तो वही है जहाँ दलदली कक्ष वनस्पति पाई जाती है, तो उस एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ पानी भरा रहता है। तो इसमें तो सबसे पहले ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ जो हमारे आइलैंड वाले एरिया होते हैं, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे। अब मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति भारत के जो भी तटीय क्षेत्र हैं या आइलैंड वाले इनके आसपास पाए जाते हैं। इनके बारे में हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये इनकी जो जड़ें होती हैं वो सबसे फेमस होती हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसे इनकी जड़ें ऊपर की ओर ग्रो करती हैं। जबकि ग्रेविटी के कारण पेड़ कैसे उगते हैं, ग्रेविटी के कारण पेड़ों की जड़ें नीचे की ओर होती हैं जमीन के अंदर, पर इनकी जड़ें ऊपर होती हैं। और यही विशेषता इन्हें जल वाले क्षेत्रों में बचाने का काम करती है, क्योंकि अगर इनकी पूरी जड़ें नीचे होंगी तो गल जाएंगी, क्योंकि ये पानी वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी। अब ये चूंकि इतने घने होते हैं कि इस एरिया में जब भी तूफान आए, ज्वार भाटा आए तो बच जाते हैं और जैव विविधता यहाँ ज़्यादा होती है। तो हमने मैंग्रोव देखा। इसके बाद है मृदा। उत्तर प्रदेश और भारत की जो मिट्टी है वो पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो जो महाद्वीपीय भूपृष्ठ होता है, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, उसके महाद्वीप की चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे असंगठित चट्टानी परत के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। तो मिट्टी कैसे होती है, जब चट्टानें होती टूटती हैं, उनमें चेंज आता है तो मिट्टी का निर्माण होता है। अब मिट्टी में कार्बन पदार्थ 5% होता है। ये पूछा जाता है कितने परसेंट है। कार्बन पदार्थ जो है वो 5%, अकार्बनिक खनिज लवण जो खनिज हैं वो सब क्या होते हैं, आयरन वगैरह वही सब 45% और 25% जल वायु ये सब चीज़ें होती हैं। तो कार्बनिक खनिज और ये कार्बनिक पदार्थ का सबसे मेन रहेगा 5%। उसके बाद मृदा निर्माण के सभी प्रमुख कारण होते हैं यहाँ पे मानवीय, उन जैसे जलवायु परिवर्तन, वनस्पति, ये सब है। ये थोड़ा मेंस टाइप का डिटेल हो जाएगा। अभी हमें क्या देखना है, फैक्चुअल वाले डाटा है। तो भारत में अब ICAR एक संस्था, ICAR संस्था क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1956 में एक कार्य किया गया था। तो किसने किया, कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1956 में इन्होंने क्या किया, भारत में मिट्टी का अध्ययन किया और मिट्टी को 8 वर्गों में डिवाइड किया है। तो पूछा जाए मिट्टी कितने प्रकार की भारत में बांटी गई है, 8 प्रकार की। 8 कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पे जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। काली या रेगुर मिट्टी, काली रेगुर जब हम जानते हैं तो ज्वालामुखी के बाद जो चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान, उनसे मिल गए। लाल पीली मिट्टी भी मिलेगी,
लेटराइट जहाँ पे बिल्कुल पानी लगातार भरा रहता है उन एरिया में लेटराइट का निर्माण होता है। पर्वती कहाँ पाई जाएगी? पर्वती। अब लेटराइट वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेटराइट वो होता है जहाँ दलदली, ऐसे समझो बिल्कुल जहाँ पानी लगातार भरा है, वो लेटराइट। पीट मृदा होता है, पीट कोयला भी होता है, पीट मृदा भी है। ये भी वैसा एरिया ही होगा जहाँ पानी कैसा होगा, थोड़ा सड़ रहा होगा, मतलब पानी थोड़ा भरा होगा, ऐसी चीज़। लवड़ी मृदा, लवड़ क्या होता है? नमक। तो जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होगी वो कौन सी? लवड़ी मृदा हो जाएगी, जो कक्ष किरण वगैरह में देखते। मरुस्थली मृदा तो जानते ही हैं। तो हमने जाना भारत में ICAR एक संस्था है, 1956 में अध्ययन किया, 8 कृषि क्षेत्रों को बांटा है। अब एक एक मिट्टी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जलोढ़। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वो जलोढ़ की है, ज़्यादा एरिया में भी पाई जाती है, क्योंकि ये भारत के 40% एरिया में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में नदियाँ ज़्यादा हैं और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के द्वारा ही लाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अब सोचो कि जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाई जा रही है। अब ह्यूमस क्या होता है? कोई चीज़ सड़ेगी, गलेगी तो ह्यूमस बनेगा, पर नदी चूंकि लगातार बह रही है तो क्या ह्यूमस बन पाएगा? तो नहीं, ह्यूमस की कमी रहती है। फॉस्फोरस कहाँ होता है? जहाँ चट्टान का अपर्दन अपक्षय होता है वहीं तो फॉस्फोरस बनता है। तो यहाँ पे चूंकि लगातार पानी बह रहा है तो वो भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो फॉस्फोरस भी कम पाया था। और नाइट्रोजन कम भारत की हर मिट्टी में ही है। ये नॉर्मल से पॉइंट है कि भारत में हर मिट्टी में लगभग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस कम पाया ही जाता है। तभी तो हम NPK डालते हैं, जो खाद डालते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश वगैरह। तो ये, पर चूंकि जलोढ़ मिट्टी है जल के द्वारा, इसमें पोटाश की मात्रा और चूने की मात्रा इंपॉर्टेंट है, अब उचित पाई जाती है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी लगभग होती है। तो क्या देखा हमने? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस कम पाया जाता है, पोटाश और चूना समुचित मात्रा में पाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद बात करें बांगर और खादर। जलोढ़ के 2 रूप होते हैं, इन्हें हमने देखा भी था। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, और खादर मतलब नवीन मिट्टी, मतलब नदी जहाँ बह रही है वर्तमान में। अब मान लो ये वाला एरिया नदी का बह रहा है, अब नदी इस वाले एरिया में जो नदी मिट्टी छोड़ती है उसके आसपास वाले एरिया में ये मिट्टी कौन सी हो जाएगी? खादर मिट्टी। पर यहाँ कभी पुराने दूर वाले एरिया में नदी बहती थी, मान लो पहले ऐसे बहती थी, तो यहाँ भी तो मिट्टी होगी जो पुरानी वाली, उसे कह देते हैं खादर, बांगर मिट्टी। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो जैसे पंजाब, हरियाणा, ऊपरी गंगा, इन सब एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो प्राचीन है, बांगर कहा जाता है। चूने की इस एरिया में पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, और यहाँ पे गन्ना, गेहूँ होता है। खादर मिट्टी नवीन मिट्टी है, उर्वरक अच्छी होती है क्योंकि नई मिट्टी है, रंग थोड़ा हल्का होगा चावल के लिए। अब सोचो खादर वो है जहाँ पानी अभी नया है, तो मतलब नया का मतलब है जो तटी वाली है। तो नवीन मिट्टी तो चावल और जूट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। जूट तो जानते ही नदी वाले क्षेत्र में ही होता है। दूसरी मिट्टी की बात करें, काली या रेगुर मिट्टी इस वाले एरिया में पाई जाती है कपास की खेती के लिए। तभी तो गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन एरिया में कपास ज़्यादा होता है क्योंकि काली मिट्टी है। तो ये बेसाल्ट जो चट्टानों से पूरा दक्कन का पठार बना, उन्हीं के अपक्षय पर्दन से ये मिल रही है। इसका जो रंग होता है, जो काला रंग, वो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। जैसे हम पढ़ते हैं ना मैग्नेटाइट, लोहे वगैरह का रूप, तो मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला टाइप का होगा, काली मिट्टी का है। बारीक महीन कण जो होते हैं इसके, और जी ये क्या है? बारीक कण होंगे, महीन कण होंगे। तो अब सोचो ये सूखेगी तो ये चिपकेंगे ना, बहुत छोटे छोटे कण हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद गहरी दरारें बन जाती हैं, क्योंकि एक स्लाइड अलग बन जाएगी, एक अलग मिट्टी एक दूसरे से कैसी हो जुड़ जाएगी, क्योंकि ये बारीक है। गीली होने के बाद मिट्टी फूल जाती है, इसी वजह से इसे स्वतः जुती मिट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोचो ये मिट्टी फूलेगी तो फिर एक दूसरे में मिल जाएगी, फिर दूर जाएगी, तो एक तरीके से जुताई हो रही ना मिट्टी इधर से उधर। अब काली मिट्टी की विशेषताएं देखें। सबसे पहला है जल धारणता। अब महीन कणों के कारण इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, और ये शुष्क कृषि के लिए भी उपयुक्त होती है। मिट्टी आसानी से पानी धारण कर सकती है ये, क्योंकि छोटे कण हैं, पानी आराम से रह सकता है। पोषक तत्व देखें तो इसमें लोहा भी तो हमने देखा जो है कि लोहा यहाँ पे जो मिला है मैग्नेटाइट, तो लोहे की प्रचुर मात्रा होती है। लोहे के साथ एल्यूमिनियम, पोटाश, चूने की भी अधिकता रहती है। लेकिन वही बात जो अभी हमने देखा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस भारत की हर मिट्टी में लगभग कम पाया जाता है, एक दो अपवाद छोड़ के, बाकी ये चीज़ें कम पाई जाएंगी। बस याद क्या रखना, एल्यूमिनियम, लोहा जैसे तत्व काली मिट्टी में ज़्यादा पाए जाएंगे, और चूने की अधिकता होती है। प्रमुख फसलें जो मेन है यहाँ पे वो याद रखनी है हमें। कपास की मिट्टी कपास के लिए ही जानी जाती है। बाकी गन्ना, मूंगफली, तम्बाकू, इस एरिया में देखो जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो इस एरिया में यही तो पढ़ते हैं। गन्ना हो रहा है महाराष्ट्र वाले एरिया में, मूंगफली के लिए गुजरात जाना जाता है, तम्बाकू भी
होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये मालवा का पठार जो एमपी वाला, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब ये वाले एरिया हैं जो आसपास पे, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। अब आ जाए लाल पीली मिट्टी, तो इसका लाल पीले कलर की दिखती है, तो लाल पीली ये प्रायद्वीपीय पठार पे ही पाई जाती है। अब जैसे काली मिट्टी इस साइड है तो उसके आसपास और कई जगह पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो कारण है वो है फेरिक ऑक्साइड। इनके नाम याद रखने, लाल पीली है तो फेरिक ऑक्साइड होता है, और जब काली की बात करते हैं तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अब मैच द फॉलोइंग के लिए दे सकता है किसके कारण क्या है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन आर्कियन धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था ये कैसे बने थे। लाल रंग होता है, नाम ही है। ये निक्षालन होता है, इसमें लीचिंग होता है। निक्षालन का मतलब क्या होता है, सोचो एक मिट्टी है और मिट्टी में एक मिट्टी की लेयर है, हम लेते हैं मिट्टी की लेयर। अब मिट्टी की लेयर में पानी, बरसा पानी रहा, इसके बाद क्या होगा, हल्के तत्व घुल के नीचे की तरफ चले जाएंगे, हल्के तत्व हैं, पर भारी तत्व नहीं घुलते हैं तो ऊपर रह जाएंगे, तो यही लीचिंग होता है, निक्षालन। लोहा, एल्यूमिनियम अधिकता पाई जाती है, जो कि लगभग हमने लाल मिट्टी वाले एरिया में भी देखा था, और उसी के आसपास ये भी मिट्टी पाई जा रही है। तो इसमें कहाँ था, तो ये देखा हमने। किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस की कमी पाई जा रही है, तो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे पोटाश की भी कमी पाई जा रही है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे थे केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी थी और पोटाश अधिक था काली मिट्टी में। ये चीज़ बस कंपेयर याद रखने, लाल मिट्टी में पोटाश अधिक पाया जाएगा, मतलब पोटाश की कमी पाई जाएगी, ये चीज़ याद रखना। चूने की कमी होती है इसमें, चूने की कमी अगर होगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। चूना ही तो संतुलित करता है अम्लीयता को, पीएच वैल्यू को, तो चूने की कमी के कारण ये मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, ये वाला फैक्ट भी याद रखना है। बात करते हैं लेटराइट मिट्टी, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, पूछा था लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही होगी, नॉर्थ ईस्ट या कहीं पे जहाँ पानी का भरा होगा। तो इसे लैटिन वर्स लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ये ईंट जैसी दिखेगी, भारी मृदा, भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले जहाँ एरिया होगा वहाँ पे ये विकसित होती है। यह मुख्यतः कर्नाटक, केरल वाले एरिया में भी हमने देखा पाई जाती है, बाकी और एरिया जहाँ बरसात हो सकती है वहाँ पे मिलेगी। निक्षालन अधिक हो जाएगा, निक्षालन अभी हमने देखा ही है कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं मेन वो नीचे मिट्टी में चले जाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है ना, तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो पोषक तत्व चले जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, जो भारी तत्व होंगे। तो निक्षालन अधिक होने से चूना और सिलिका निक्षालित हो जाती है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ऊपर शेष रह जाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हर मिट्टी में चल रहा है। सूखने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली होने पर ये काफ़ी मुलायम हो जाती है, लगभग ऐसी दिखती है ये मिट्टी। इसके बाद है पर्वतीय या मरुस्थली मिट्टी की बात करें, ये नाम से ही है तो इनमें कुछ ऐसा पढ़ना भी नहीं। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखनी है, अम्लीय होती है, और अम्लीय है चाय के लिए उपयुक्त होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी निक्षालन के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। बस याद रखना है, पर्वतीय मिट्टी में वर्षा अधिक होगी, अम्लीय हो जाएगी, चाय के लिए जानी जाती है। मरुस्थली में क्या आ जाएगा, ये तो जानते ही, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। मरुस्थली मिट्टी खराब होती है, निक्षालन होता नहीं है, इसमें पोषक तत्व तो ऊपर ही रहते हैं इसमें मिट्टी में। अब बात करें लवड़ी मिट्टी, लवड़ का मतलब नमक से, ऐसे याद कर लेना। अब सोचो जब हम कक्ष के एरिया की बात करते हैं इसकी, तो पूरे एरिया में अगर ऐसे सोचो, एक एरिया में अगर हम पानी को भरते हैं और वहाँ पे सूरज का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो टेम्परेचर के कारण क्या होगा, जल जो होगा यहाँ पे उसका बाष्पीकरण हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि जल का ही बाष्पीकरण होता है, तत्वों का नहीं। तो जो नमक है वो तो ज़मीन पे ही रह जाएगा। अब सोचो ये लगातार नमक ऊपर जा, मतलब नमक, पानी ऊपर जा रहा है, नमक लगातार एक साथ रहता चला जा रहा है, तो ऐसी मिट्टी जो होगी लवड़ी मिट्टी कहलाएगी, जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में होती है। और आजकल उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी ये समस्या देखी जा रही है अति सिंचाई के कारण। क्यों, क्योंकि हम खेतों को ज़्यादा पानी दे देते हैं और पानी के कारण खेतों का बाष्पीकरण हो जाता है, पानी का मतलब, और पानी के बाद अब पानी दिया तो उसमें, पानी में तो नमक होता ही, वो वहीं रह जाता है। तो यही लवड़ी मिट्टी है। इसमें क्या हो जाता है, बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने के कारण केशकत्व क्रिया के द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत में लवड़ों का निक्षेप हो जाता है। केशकत्व का मतलब क्या होगा, आप सोचो अगर यहाँ पे उस मतलब गर्मी ज़्यादा है तो नीचे से भी तो पानी ऊपर की तरफ सोखती हैं मिट्टियाँ, ऐसे आएगा तत्वों के द्वारा, केश नली के द्वारा, तो वो भी नमक का मात्रा हो जाएगी। पीट मृदा, पीट मृदा भी भारी वर्षा, जहाँ आर्द्रता, उच्च आर्द्रता होगी वहाँ पाई जाती। वनस्पति अच्छी होती है पीट की, क्यों, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है, मैंग्रोव टाइप के वन हैं उन क्षेत्रों में भी ये मिलती है, वही मुख्य क्षेत्र होते हैं। मृदा का निम्नीकरण की समस्या है,
मृदा निम्नीकरण का मतलब है कि मिट्टी को खराब कैसे हो रही है, मिट्टी आजकल खराब कैसे है। तो हरित क्रांति के बाद मिट्टी में हम केमिकल डाल रहे हैं, बाकी ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो लवणीयता, क्षारीयता जैसी समस्या मिल रही है। कहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्तमान में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वही चीज़ जगह जहाँ पे हरित क्रांति या फिर सिंचाई ज़्यादा करी जा रही है। तो ये मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या होती है। अब देखो, मृदा का अपरदन है कि मृदा की जो लेयर है उस लेयर का अपरदन हो जाना। जैसे समझो कि किसी एरिया में पानी, किसी एरिया में हवा चल रही है, तो हवा के द्वारा मिट्टी का क्या हो, ये मिट्टी की जो ऊपरी लेयर हो वो अलग चलती चली जाए, एक जगह हवा के साथ मिट्टी उड़ती चली है। ऐसा ही पानी के साथ भी हो सकता है कि पानी वर्षा और पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो बह जाए। तो यही होता है अपरदन, मिट्टी खराब होना। क्योंकि मिट्टी की जो लेयर बनी होती है करोड़ों सालों में बना है, तो कटाव या क्षरण का जो होता है उसे ही अपरदन कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो है प्रवाहित जल या पवन के द्वारा जो अपरदन होता है, इसे ही मतलब जो क्षरण होता है इसे ही अपरदन कहा जाता है। तो ये वाली चीज़ देखिए, वर्तमान में एक तो मानवीय समस्या है क्योंकि हम खनन निर्वनीकरण कर रहे हैं, झूमिंग खेती कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है कि जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है खराब हो रही। प्राकृतिक कारण है वर्षा ज़्यादा, हवाओं का तेज चलना, ये सब कारण है। अब भारत में कृषि की ऋतुएं देखें तो एक क्वेश्चन इससे रहेगा, एक क्वेश्चन तो मान के चलना है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं इससे आता ही है। तो रबी, खरीफ, जायद ये देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें खरीफ फसलें। खरीफ फसलें तब होती हैं जब मौसम कैसा होता है, बहुत खरा सा होता है, मतलब गर्म सा होता है। तो ऐसे याद करना है। तो जून से अक्टूबर तक ये बोई मतलब होती हैं, जून के आसपास बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। इनमें क्या होता है, तो गर्मियों में अपने यहाँ क्या होता है, चावल होता है कि नहीं। गर्मियों में अगर हम देखें खेतों में पानी दिया जाता है तो चावल होता है। कपास, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, अरहर, दाल वगैरह जो मुख्यतः होती हैं वो ज़्यादातर खरीफ की फसलों में ही दालें होती हैं काफ़ी, अरहर वगैरह। तो ये देखा हमने, चावल है, बाकी कपास है और बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ये याद रखना। फिर रबी की बात करें, रबी होती है सर्दी की फसल में, जब ये कट जाएगी तो नवंबर से अप्रैल में। इसमें क्या होता है, तो सर्दियों में अपने यहाँ क्या होता है, गर्मियों में चावल होता है, सर्दियों में गेहूँ होता है हमारे यहाँ। तो गेहूँ है, चना है, सरसों है, जौ है, मटर है। देखो गेहूँ जब होते हैं उसी टाइम लगभग सरसों लगी होती है, तो सरसों और गेहूँ हो गया, जौ, मटर है। जायद की फसल तो जानते ही मार्च से जून में होती, सब्जियां इसमें मुख्यतः होती है। अब एक फैक्ट पूछा जा सकता है, भारत में कृषि गहनता कितनी है। तो परसेंटेज याद रखना 136%। ऐसे समझ लो इसे आसान में, क्योंकि ये हम डीप में नहीं समझेंगे अभी इसे, क्योंकि हमें वहाँ पे फैक्चुअल आएगा अगर आएगा तो। कृषि गहनता जैसे हमें कृषि जितनी करनी चाहिए उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं अपने यहाँ खेती को, तो 136% है। तो ये वाली चीज़ क्या है, मतलब कृषि गहनता 136 है। पर जो विश्व के अनेक देश हैं वहाँ से कम है, क्योंकि विश्व के कुछ जो विकसित देश हैं और अन्य देश हैं वहाँ पे मिट्टी को और ज़्यादा, मतलब खेत में और ज़्यादा उत्पादकता होती है, ऐसे अपने यहाँ उत्पादकता बहुत कम होती है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक धान, गेहूँ, दाल के उत्पादन में 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। मतलब गेहूँ में 10, वो धान में 10, गेहूँ में 8 और दाल में 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इंपॉर्टेंट है ये 2013 वाला मिशन के तहत इनको बढ़ा के और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। पहले 3 फसलों पे था, अब 5 कर दिया गया था। तो इन चीज़ों को मतलब इन पे भारत में क्या था, खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, मतलब सबको खाद्यान्न सस्ती रेट पे मिले, पोषकता के साथ मिले। तो उन पे कुछ फसलों पे सरकार जो मतलब प्रयास कर रही है जिन्हें बढ़ावा दिया जाता है, जैसे धान है, गेहूँ है, दालें हैं, मोटे अनाज आजकल ये श्री अन्न कहे जाते हैं, तो श्री अन्न, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है उत्पादन के लिए। और वाणिज्यिक फसलें जैसे गेहूँ, वो गन्ना है, ये सारी चीज़ें हैं, चाय है। तो ये देखा। उसके बाद एक 2011-12 में एक, अब तो पुराना हो गया कार्यक्रम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दाल के लिए प्रोग्राम चलाया गया था बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद भारत में सिंचाई के स्रोत देखें तो भारत में देखो, भारत के उत्तर भारत की बात करें तो एक तो वर्षा खूब ज़बरदस्त होती है, तो वर्षा से हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ ट्यूबवेल भी यूज़ होते हैं, नहरें हैं, सारी चीज़ें। पर जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे तालाब हैं, कुएँ हैं, नहरें हैं, इनसे ज़्यादा सिंचाई होती है। दक्षिण वाले एरिया तालाब से, अगर पूछा है तालाब से एरिया कहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो दक्षिण में, स्पेशली तमिलनाडु और इन सब क्षेत्रों में। तो दक्षिण भारत में तालाब की बहुलता क्यों होती है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है।
तो ये वाली चीज़ तो तालाबों से वहाँ पे होती है। इसके बाद कठोर संरचना के कारण गाद जमा और रिसाव की समस्या। अब अपने यहाँ तालाब जब हम देखते हैं तो देखते हैं मिट्टी बहुत सारी जमा हो जाएगी, तो उसमें पानी कम रहता है, मिट्टी सी ज़्यादा रह जाए। पर उनके यहाँ चूँकि जो अपर्दन है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कठोर चट्टान है, तो अगर पानी भर जाएगा तो एक तरीके से ऐसा समझो ये पक्का टाइप का बना है पूरा तालाब, तो ऐसी समस्या होगी, तो जल का रिसाव भी नहीं होगा। भूमिगत जल स्तर नीचे है तो कुएं के विकास में यहाँ पे कठिनाई आती है। तो उसके बाद है मौसमी नदियाँ और कठोर संरचना के कारण यहाँ नहर नहीं बन सकती। सबसे मेन है कि साउथ में है नहरें, ऐसा नहीं है, पर जो नहरों की संख्या है वहाँ पे उपयुक्त दशाएं नहीं है। यहाँ सबसे आसान बनता है तालाब, और तालाब के बाद कुएं वगैरह कम मिलेंगे हर चीज़ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होता, पर जो मेन रहेगा दक्षिण में वो तालाब रहेगा। उसके बाद आजकल एक ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई चल रही है, जैसे फुहार वाला, तो ये मुख्यतः राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे क्या होता है, एक मशीन लगा दी जाती है, तो क्या होगा, फुहार टाइप का चलेगा, इससे क्या होगा, पानी की बचत होती है। तो ये वाली चीज़ पाइपलाइन के जरिए किया जाता है। पानी की खपत 80% तक यूज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, पानी को भर दिया जाता है खेत में। अब पानी की जितनी यूज़ नहीं भी करना है, उससे ज़्यादा पानी खेत को दे दिया जाता है। अब इससे अभी तो हमने देखा था लवणीयता बढ़ती है और ये सारी समस्या हो रही हैं। तो अगर हम ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई देखें, मतलब स्प्रिंकल वाले में उर्वरक की बचत होती है, क्योंकि पानी अगर मिलता रहेगा तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। इसमें निम्न मृदा अपरदन, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो मिट्टी का अपरदन भी ज़्यादा होता है, पानी अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा, वो भी नहीं होगा। और रेगिस्तानी क्षेत्र में ये ज़्यादा उपयोग है, राजस्थान में ये ज़्यादा चलता है। तो ये समस्याएं क्या हैं, लागत बहुत ज़्यादा है। सोचो पाइपलाइन बिछाओ, पाइपलाइन टूट भी सकती है, सारी हवाओं में समस्या होती। अब सोचो पानी अगर इधर डालना है लेकिन हवा ऐसी चल रही है, तो फिर क्या होगा, पानी इस साइड दूर तक नहीं जाएगा। तो ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं। टपकन मतलब इस ड्रिप सिंचाई, मतलब एक एक बूंद करके टपकेगा। इसमें क्या होता है, ऐसे खेत हैं तो खेत में ऐसे करके पाइप लगा दिया है, पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, उन छेद से धीमे धीमे पानी निकलेगा और वहीं पेड़ लगे होंगे, मतलब पेड़ का मतलब है जो फसल होगी और वहाँ पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत छोटे स्तर पे होता है ये, जिसमें जल की सबसे ज़्यादा बचत होती है। बेहतर है सारी चीज़ें, ये बेहतर, मिट्टी का संरक्षण हो ही जाएगा जो अभी हमने देखा। अब दो चीज़ें हैं, दो टर्म है, फर्टिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब फर्टिगेशन का मतलब क्या है कि सोचो जो अभी हम ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई वगैरह कर रहे हैं, उसमें हम खाद को भी मिला दें, उर्वरक को भी मिला दें, उसके बाद उसे दे दें, मतलब उसके बाद हम स्प्रिंकल और ड्रिप का यूज़ करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि नहीं है। तो यही है फर्टिगेशन की तकनीक। दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्ट का, एक ही मतलब है पानी को संचित करना, ताकि जल स्तर को बढ़ाया जा सके, कहीं पर भी पानी को स्टोर कर लेना, यही क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मुख्यतः तमिलनाडु में होता है, भारत का पहला राज्य है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जहाँ पे अनिवार्य है, मतलब वहाँ पे छत पे ऐसे जो पानी को हार्वेस्ट करने तक की तकनीकें लगभग हर घर में मिलती हैं, क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा ज़्यादा नहीं होती, लौटते मानसून से थोड़ा बहुत होती है। तो ये चीज़ राजस्थान के थार मरुस्थल में कुआं, जयपुर में चौका प्रणाली, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ही प्रकार हमें मिलते हैं। इसके बाद बात करें भारत में इंडस्ट्री की देखें अगर, तो इंडस्ट्री सोचो किस एरिया में लगेंगी, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। कुछ एक ऐसी विशेषताएं होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री कोई लगाएगा जाके, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी उद्योग के लिए आधारभूत क्या आवश्यकताएं होती हैं एक जगह उद्योग लगने के लिए, तो फिर ऑप्शन दे देगा, कच्चा माल होना चाहिए। अब एक चीज़ सोचो कि अगर हमने यहाँ पे कोयला यहाँ मिल रहा है, मान लो झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया, और लोहा उड़ीसा में मिलता है, और हम अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले एरिया में, मतलब दिल्ली नोएडा के आसपास अगर हम लोहा इंडस्ट्री को लगाएं, तो ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लोहा कोयला ले जाना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री यहीं लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, सरकार की नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, वहाँ श्रम भी तो मिलना चाहिए। अब सोचो दिल्ली में एक कोयला की फैक्ट्री लगाई जाए तो वहाँ पे श्रमिक कम मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें, श्रमिक सस्ते होने चाहिए, शक्ति मतलब ऊर्जा लगातार मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, मेन बात है, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो लाइट वगैरह हो, ये सब समस्याएं ना हो। बाजार होना चाहिए, मतलब वहाँ पे क्या हो कि मार्केट भी तो होना चाहिए बेचने के लिए, और परिवहन हो, मतलब ट्रेन की सुविधाएं हो, मतलब बस का मतलब है ट्रेन, ट्रक, ये सारी, ताकि जो माल हो वो दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। अब लौह इस्पात इंडस्ट्री देखें जो मेन होती है भारत में, ऐसे लोहा कोयला ये इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए मेन होती हैं। तो आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात, क्योंकि सोचो हर एक चीज़ के विकास के लिए लोहा यूज़ होता है, हाईवे बनेगा तब भी लोहा यूज़ होगा, और हाईवे बनेगा और या कोई भी इंडस्ट्री में डेवलप हो रहा है, लोहा हर जगह यूज़ होगा। तो कच्चे माल जहाँ पर लोहा
बड़ा उद्योग का विकास होगा वहाँ पे होगा जहाँ लोहा मिल रहा होगा। तो कौन सा एरिया है? तो देखो, लोहा भारत में वैसे दो जगह ही ज़्यादातर फेमस है, कर्नाटक और उड़ीसा। उड़ीसा टॉप पे रहता है और कर्नाटक की जगह पे लोहा भारत में ज़्यादा मिलेगा। और उसके आसपास वाले ज़िलों में देखो ज़्यादातर इंडस्ट्री डेवलप होगी। अब बर्नपुर की बात करते हैं, दुर्गापुर, बोकारो, ये एरिया पड़े हैं। अगर दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद बोकारो वगैरह ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब ये बर्नपुर, कुल्टी, मतलब ये एरिया ही मुख्यतः यहाँ पे कोयला क्षेत्र के केंद्र स्थित है, क्योंकि लोहे को गलाने के लिए कोयला चाहिए होगा। तो जो बोकारो एरिया है, दुर्गापुर एरिया है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, या फिर बर्नपुर है, यहीं एक एरिया, यहाँ पे कोयला ज़्यादा मिलता है। कोयला लोहे को गलाने के लिए यूज चाहिए। उसके बाद लोहा कहाँ मिलता है? अभी हमने देखा उड़ीसा वाले एरिया में। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। भद्रावती, सलेम, विजयनगर, ये एरिया, विजयनगर कर्नाटक वाले एरिया में, यहाँ पे लोहा मिलता है। तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी लोह इस्पात की जो कोयला मिलना होगा वहाँ लगी होंगी। क्यों? क्योंकि इस एरिया में केवल लोहा ही तो लाना है, कोयला तो पहले से ही है, लगा सकते। दूसरा एरिया वो हो सकता है जहाँ लोहा पहले से, वो कोयला ला के लगा सकते। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पर एक जगह भारत में एक ऐसी है जहाँ दोनों चीज़ें हैं, वो है जमशेदपुर। टाटा जी ने लगाया था, तो ये इसी वजह से फेमस है। यहाँ लोहा भी वहीं है, कोयला भी वहीं है, जमशेदपुर। कहाँ पे? ये झारखंड वाले एरिया में। और एक एरिया ऐसा है तटीय क्षेत्र, विशाखापट्टनम। अब सोचो, विशाखापट्टनम तटीय एरिया है, हम आयात निर्यात ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम कोकिंग कोयला का ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं, और इस कोकिंग कोयला का ही यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम हल्की धातु है, और एल्यूमिनियम इस उद्योग का स्थानीयकरण होता है जहाँ बॉक्साइड मिलता है, क्योंकि एल्यूमिनियम बॉक्साइड का अयस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। तो पूछा जाए जेके नगर मतलब कहाँ पे पहला एल्यूमिनियम का कारखाना लगाया गया था? तो पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। अब एल्यूमिनियम की कुछ कंपनी है, इनके नाम याद रखने अगर पूछा जा सकता है तो इनमें जैसे हिंडाल्को, इंडाल्को, ये हिंडाल्को है, ये इंडाल्को है। उसके बाद बाल्को है, नाल्को, एक जैसे नाम लगेंगे। ये हिंदुस्तान से बना, ये इंडिया से बना, ये भारत से मिला है, भारत एल्यूमिनियम है, ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है। तो नाम इनके याद रखें। अब मेन जो क्वेश्चन आ सकता है वो किसके सहयोग से लगा है? तो जो हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये यूएसओ के सहयोग से, मतलब अमेरिका ने सहयोग दिया था उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में ये सब चीज़ें लगना स्टार्ट हुई। तो हिंडाल्को में जो सहयोग दिया था उस टाइम वो अमेरिका ने दिया था, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट वाले एरिया में इसको विकास हुआ है। तो हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से रेणुकूट। फिर बात करें इंडाल्को। इंडाल्को इंडियन एल्यूमिनियम, इसमें सहयोग दिया था कनाडा ने। और ये हीराकुंड में कारखाना इसका, हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा वाले एरिया में। तो हिंडाल्को देखा, रेनकूट वाला एरिया यूएसए के सहयोग से, जबकि इंडिया वाला इंडाल्को ये हीराकुंड वाले एरिया में है, कनाडा के सहयोग से। बात करें बाल्को की, बाल्को वाला एरिया है सोवियत के सहयोग से। सोवियत संघ मतलब आप वर्तमान में रसिया समझ सकते हैं। तो रसिया से कोरबा एरिया, ये छत्तीसगढ़ मतलब झारखंड वाला, और ये छत्तीसगढ़ के एरिया। नाल्को की बात करें तो नाल्को फ्रांस के सहयोग से लगा था। नाल्को किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से लगा था। तो हमने सबका ये देख लिया किस देश के सहयोग से। मेन ये है बाल्को रूस के, और इसके बाद नेशनल वाला आ जाएगा नाल्को, फ्रांस के सहयोग से लगा है। सीमेंट निर्माण। अब सोचो देश के विकास हो रहा है तो उसमें लोहा कोयले के बाद जो चाहिए होता है मेन, वो सीमेंट चाहिए। वर्तमान में रोडें बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें क्या यूज़ होता है? सीमेंट। तो ये भी भारत में सबसे प्रमुख है। और भारत इतना बड़ा वर्तमान में विकास की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री और ये सब के लिए लगातार विकास हो रहे हैं। तो भारत चाइना के बाद दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सीमेंट की ज़्यादा आवश्यकता है, नई इंडस्ट्री लग रही है और ये सारी चीज़ें। तो चाइना सबसे बड़ा, और उसके बाद भारत सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये चीज़ याद रखनी है। सीमेंट में क्या क्या चाहिए होता है? मेन इंडस्ट्री होगी तो उसमें सिलिकेट, कैल्शियम, एल्यूमिनेट, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम। सिलिका जो होता है, जब हम परत की बात पढ़ते हैं तो सियाल पढ़ते हैं ना, सिलिका एल्यूमिनियम, जब हम क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ रहे होते हैं तो सिलिका एल्यूमिनियम याद एक साथ हो जाएगा, सियाल। और उसके बाद आयरन ऑक्साइड होता है यूज़। सीमेंट उद्योग जो भारत में, वो राजस्थान से विंध्यन पर्वत और छोटा नागपुर तक विस्तृत है। तो अगर पूछा जाए सीमेंट उद्योग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकसित है, दक्षिणी क्षेत्र में विकसित है, नहीं, इस वाले एरिया में राजस्थान और छोटा नागपुर में ज़्यादा विस्तृत मिलेगा। उसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग। ये हमारा पारंपरिक उद्योग है, ज़्यादातर लोग रोजगार भी पाते हैं इससे। और आधुनिक पर ढंग से सूती वस्त्र का उद्योग, क्योंकि हम हड़प्पा समय से पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र के लिए भारत
पर जो आधुनिक कारखाना खोला गया था वो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर, जो कि कोलकाता में वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया था। तो नाम याद रखना, 1818 फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। अब वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल उद्योग है, क्योंकि कच्चा माल होगा अगर, मतलब सोचो वस्त्र के लिए अगर कपास और ये सूत वगैरह नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, तो उसी एरिया में ये लगता है। प्रारंभ मतलब इस उद्योग का विकास देश में कपास के क्षेत्र में ही हुआ था। हाल के वर्षों में ये विकेंद्रीकृत तो हो चुका है। जैसे तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक सूती कपड़ा मिलें हैं, यहाँ जल विद्युत है, बाजार भी है, कुशल श्रमिक है और सस्ते श्रमिक हैं। तो तमिलनाडु, ये लाइन पूछी जा सकती है, तमिलनाडु में या किस राज्य में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा मिले हैं, जबकि हम कपास तो यहाँ पढ़ रहे थे, इस एरिया में हो रहा था, तो अब वर्तमान में क्या हो गया, दूसरे एरिया में भी डेवलप हो रहे हैं। अहमदाबाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र है, इसे ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र का पहला तमिलनाडु, दूसरा अहमदाबाद वाला एरिया। कागज उद्योग की बात करें तो वजन हासी उद्योग है। वजन का मतलब क्या है, ये सेलुलोज जो होता है उसकी लुगदी बनाई जाती है। जैसे कागज किससे बनता है, लकड़ी वगैरह होती हैं, इन सब से ही तो गला के बनाया जाता है। तो ये मुलायम लकड़ी, बांस, गन्ने, इन सब की जो एक तरीके से इन सबको गलाया जाता है, उसके बाद ये बनाया जाता है। और कागज निर्माण में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है, एक चीज़ पूछी जाए तो बांस का यूज़ होता है। इसके बाद है कागज उद्योग एक वजन हासी उद्योग है, मतलब इसका वजन जो होता है वो चेंज हो जाएगा। सोचो पहले लकड़ी थी, वो अब कागज तो हल्का बना है ना, लकड़ी को सुखाया जाएगा, ये सब है। तो ये जैसे 1 टन कागज बनाने के लिए 2.5 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे कच्चे माल को सुखाया जाएगा। तो 1 टन अगर कागज बनाना है तो 2.5 टन आवश्यकता होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है जूट उद्योग। अब जूट हम जानते हैं, जूट जैसे अपने यहाँ जो बोरे बनते हैं वो किससे होते हैं, जूट। और जूट अपने यहाँ मतलब जहाँ होता है, जहाँ नदियाँ होती हैं, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो गोल्डन फाइबर भी इसे कहा जाता है, जूट। जूट एक प्राकृतिक जो उत्पादक है, जो पैकेजिंग के लिए जाना जाता है, और इसके कारखाने बाजार और कच्चे माल के क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। 85% जो जूट है भारत में वो पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि याद करो पश्चिम बंगाल में लगभग हर नदी भारत की, मतलब उत्तर वाली जो नदियाँ हैं, गंगा और उसकी सब सहायक नदियों का पानी जा रहा है, तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जूट का निर्माण होगा। तो जूट 85% यहीं होगा। उसके बाद देखें चीनी उद्योग के लिए। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी मेनली होता है गन्ने से। तो चीनी उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पर है, और देश में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ये बात है याद रखनी है, ब्राज़ील टॉप पे रहेगा चीनी उत्पादन में, लेकिन गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है अपने देश में। अब हुआ क्या है कि गन्ने का ये समस्या रहती है कि लगभग 160 से 180 दिन में अगर उसकी पेराई ना हो तो गन्ना का रस जो होता है वो कम निकलेगा। तो इस वजह से उत्तर भारत में वो गन्ना जल्दी ख़राब होता है। तो महाराष्ट्र वाले एरिया में वर्तमान में गन्ना शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि शक्कर बनाने में अपेक्षाकृत लंबा अवधि मिल जाती है यहाँ पे, मतलब यहाँ थोड़े दिन ज़्यादा हो जाए पेराई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ पे सहकारी क्षेत्रों की मिलें हैं, मतलब मिलों में रुपए अच्छा है और सहकारी हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गुड़ और उद्योग का कम प्रतिस्पर्धा है उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे अन्य भी चीनी के मौसम के बाद मिलों में मूंगफली और ये भी जो तेल वगैरह का यूज़ होने लगता है, तो वहीं इंडस्ट्री ज़्यादा होगी। तो ये देखा हमने। इसके बाद है भारत के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं। तो औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से ये देख लेना है। तो मुंबई, पुणे। अब सोचो भारत में कौन से मुख्यतः औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा, मुंबई, पुणे। उसके बाद हुगली वाला एरिया आ जाएगा। हुगली के बाद कोयम्बटूर, कोच्चि आ जाएगा। अहमदाबाद, बड़ौदा आ जाएगा। और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। ये भारत के प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। बस यही पूछा जा सकता है कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे। अब कोयम्बटूर, चेन्नई अभी तो देखा, ये वस्त्र के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर खनिज होता है, कोयला निकाला जाता है। हुगली वाला इंडस्ट्री का ही है ही है। मुंबई, पुणे यहाँ पे भी इंडस्ट्री हो, गुजरात में तो है ही है। उसके बाद है भारत में रेल परिवहन। तो देश में रेल का प्रारंभ, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि 1813 में बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी। इसके पश्चात 1854 में कोलकाता से हुगली में, मतलब कोलकाता से हुगली को
कोलकाता को हुगली से जोड़ा गया था। 56 में मद्रास को अर्काट से। तो ये तीनों याद रख सकते। देखो सबसे पहली ट्रेन यहाँ चली 53 में। 54 में कोलकाता को हुगली से जोड़ने के लिए। तीसरा मद्रास वाले एरिया में, जो तीसरा वाला एरिया था। तो ये तीन एरिया में 1853 से 1856 के बीच में रेल चलाई गई। भारत में रेल प्रबंधन रेलवे बोर्ड के द्वारा होता है और रेलवे के 17 जोन हैं। इसके बाद जो मेन है दार्जिलिंग हिमालयी रेल, जो पुरानी है, प्रथम पर्वतीय रेल जो हुआ करती थी वो दार्जिलिंग हिमालय थी। उसके बाद है कालका शिमला रेल, हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय रेल है कालका शिमला, क्योंकि शिमला पड़ते हैं ना हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद 1908 में दक्षिण में जो मेन रेल का विकास हुआ था पर्वतीय क्षेत्र में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज, इसमें केवल पूछा जा सकता है यही कि स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या। तो देखो भारत में, पूरे भारत में रोडें बनाई जा रही हैं, तो कुछ रोडें ऐसी बनाई गई हैं जो कि एक ट्राइंगल का काम करती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ती हैं। अब सोचो यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है, यहाँ, तो इन एरिया को जुड़ाव होना चाहिए कि नहीं। तो उसी के लिए जो विकास किया गया था वो स्वर्णिम चतुर्भुज का किया गया था। ये सबसे बड़ा राजमार्ग परियोजना है। कौन कौन सी चीज़ें, मतलब राज्य इसमें जुड़े हैं, तो दिल्ली से चलेंगे हम मुंबई वाला एरिया आ गया, और मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, मतलब एक तरीके से चारों एरिया जुड़ जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज में चतुर्भुज बन गया था ना, चारों जुड़ गए थे। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह, वैसे तो छोटे 200 बंदरगाह हैं भारत में, पर प्रमुख एक दो अभी हम देख लेते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जैसे अभी ये आरओ में पूछा गया था, ये वाला विशाखापट्टनम, ये लैंडलॉक बंदरगाह, यही पूछा था कि भारत का कौन सा बंदरगाह लैंडलॉक बंदरगाह है। और प्राकृतिक, क्योंकि हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डॉल्फिन नोज है। डॉल्फिन नोज का मतलब है, अगर हम आंध्र प्रदेश का तट देखें तो कुछ इस तरीके से तट ऐसा दिखेगा, ऐसा करके, मतलब ऐसा नहीं पर ऐसा करके तट दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे समुद्र के तट में अंदर जाके मतलब पोर्ट बनाया गया है, तट से थोड़ा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे लैंड लॉक है। उसके बाद बाहर एक दीवार टाइप की है, दीवार का मतलब है स्थल है, स्थल वाला एरिया। तो ये चीज़ याद रखनी है। जैसे ये एक एरिया रहेगा, ये स्थल सा दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ से अब शिप जाएगी अंदर, और ये भारत है ये। तो ऐसे ही डॉल्फिन नोज कह देते हैं। कोलकाता एकमात्र नदी पत्तन है जो हुगली नदी पे है। जवाहरलाल नेहरू कृत्रिम है। आधुनिकतम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू ही माना जाता है जो मुंबई में है। इसके बाद चेन्नई पोर्ट, ये प्राचीन बंदरगाह है और सभी मौसम में ये कार्यशील है, पर कैसा है, कृत्रिम। इसके बाद भारत में खनिज संसाधन, कौन से खनिज कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन सा एरिया है। तो छोटा नागपुर की अगर हम बेल्ट की बात करें, छोटा नागपुर का बेल्ट कहाँ है, ये झारखंड वाला एरिया में। तो यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्रों में ये विस्तृत है। यहाँ क्या क्या पे मिलता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइड, अभ्रक, यूरेनियम, मैग्नीज, तांबा मिलता है। मेन क्या याद रखना, कोयला और लोहा। इसके बाद मध्यवर्ती पेटी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जब हमने ये वाला एरिया देखा छोटा नागपुर का, अब थोड़ा इधर की तरफ आएंगे। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे भी लोएस को कोयला मिलेगा, साथ में यहाँ पे अभ्रक और मिलता है। अभ्रक यहाँ पे भी था, अभ्रक यहाँ पे भी, मेनली उड़ीसा आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। मैग्नीज, बॉक्साइड, तांबा है। दक्षिणी पेटी की बात करें, वही कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, वो है सोना, कोलार की खान में मिलता है ना सोना, कर्नाटक वाले एरिया में भारत में जो प्रमुख है। इसका लिग्नाइट कोयला मिलता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, याद रखना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट और पीट। तो तीसरा वाला कोयला है, होता तो अच्छा नहीं है, बेकार टाइप का ही होता है, पर लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में पूछा जाता है। उसके बाद पश्चिमी पेटी, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यहाँ पे पेट्रोलियम होता है। देखो राजस्थान में पेट्रोलियम गैस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही जस्ता, सीसा, यूरेनियम, अभ्रक, तांबा, ये सब मिलता है। यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस का याद रखना है, राजस्थान में मिलता है। ऊर्जा संसाधन देखें तो भारत में कुल 60% पेट्रोलियम का उत्पादन, मतलब जो भारत में उत्पादन होता है वो होता है बम्बई हाई से, मतलब महाराष्ट्र में ही है मुंबई हाई, थोड़ा समुद्र में अंदर जाके। तो मुंबई हाई में 60% होता है। उसके बाद अब मुंबई में देख लिया, मान लो थोड़ी दूर जाके मुंबई हाई है। इसके बाद असम में डिगबोई, हम जानते हैं, गुजरात वाला एरिया, अपतटीय क्षेत्र मतलब तट के आसपास वाले एरिया, और कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन जिसे कहते हैं, यहाँ पे भी गैस है, पेट्रोलियम है, ये मिलते हैं।
भारत में 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है, ये हम पढ़ चुके थे। और अभी देखा हमने जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस सबसे मतलब सेकंड नंबर पर, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे बेकार होता है, 50% से भी कम ही होता है इसमें तो बहुत। इसके बाद है बम्बई हाई में हमने देखा अपने यहाँ पेट्रोलियम ज़्यादा होता है, गोंडवाना में कोयला ज़्यादा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन 1774 में, याद करो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 73 में। उसके बाद 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला का उत्पादन प्रारंभ होता है। तो 1774 में बंगाल के रानीगंज में, जो अभी ऊपर भी हमने देखा था रानीगंज, दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में होते हैं, तो इन एरिया में कोयला खान प्रारंभ हुई थी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी। दामोदर मतलब वही झारखंड वाला एरिया, ये याद रखना है। इसके बाद है लौह इस्पात उद्योग। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की रीढ़ कही जाती है, क्योंकि देखो लौह इस्पात अभी हमने ऐसा जाना था मेन होता है किसी देश के विकास के लिए। तो इसके लिए कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं वो देखते हैं। जैसे लौह इस्पात के लिए भारत में सबसे बड़ा है जमशेदपुर में टिस्को, जो टाटा की संस्था है। तो भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। अब ये टिस्को को कहाँ से क्या मिलता है? तो कोयला यहाँ से झारिया से मिलता है। झारिया कहाँ है? झारखंड में ही है। तो झारखंड जिले में झारिया जो है, धनबाद जिले में, यहाँ से इसे टिस्को इंडस्ट्री मान लो लगा दी, पर कोयला भी तो लाना होगा, तो कोयला झारखंड के झारिया से मिलता है। फिर इसे में लोहा कहाँ से लाएंगे? तो लोहा लाते हैं पास से ही गुरु महेसानी, उड़ीसा में ही लोहा ज़्यादा पाया जाता है। तो अब यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। तो उड़ीसा के गुरु महेसानी और मयूरभंज की मोआ मुंडी है, गोवा मुंडी कहते हैं, लोहा इस्क से ये प्राप्त होता है। बाजार कहाँ है? कोलकाता में, पास में हमने पोर्ट देखा ही है, कोलकाता में बाजार है, निर्यात भी हो सकता है और सारी चीज़ें। टिस्को भारत की जो कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये निजी कंपनी है, पहली जमशेदपुर में स्थित है। ये जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। 1907 में जमशेद जी टाटा गए थे, तब उन्होंने यहाँ पे ये देखा लोहा है यहाँ पे और कोयला भी पास में है, तो उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था। अब सरकार की कुछ कंपनियां भी हैं इस्पात की, तो प्राइवेट थी टिस्को। उसके बाद सरकार की ऐसे भिलाई है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी, तो ये याद करना है। भलाई किसने करी? रसिया ने। तो रूस के सहयोग से भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। राउरकेला उड़ीसा में है, और ये जर्मनी ने के सहयोग से। राउरकेला जो इंडस्ट्री है सरकार की है, ये कैसी? सार्वजनिक क्षेत्र की। अब राउरकेला लगाने में किसने मदद की थी? जर्मनी ने, ये याद रखना। उसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल पे है, और यहाँ पे जो मदद की थी वो ब्रिटेन के सहयोग से की थी। यही पूछा जाता है कि किसकी मदद से की थी, या कौन सा एरिया है यहाँ पे कोयला पेट्रोल के लिए, मतलब कोयला या लोहे के लिए। इसके बाद है विशेष इस्पात संयंत्र कुछ और हैं, जैसे विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र है। तो कर्नाटक का भद्रावती एरिया है, सबसे पहले यही नाम याद रहे। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक वाले एरिया में। तो भद्रावती में स्थित भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है ये विश्वेश्वरैया वाला, पहला। अपनी अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयले के स्थान पर वनों की लकड़ी का यूज़ किया था। क्वेश्चन कैसे पूछे? अब थोड़ा मैप पे दोबारा से। कोयला हमने देखा इस वाले एरिया में ज़्यादा पाया जा रहा है। अब यहाँ कोयला नहीं है, तो दो काम हो सकते हैं। एक तो यहाँ से कोयला इंपोर्ट करो, अब यहाँ से यहाँ कोयला ले जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना कर्नाटक वाले एरिया में लकड़ी ज़्यादा पाई जाती है, वन है काफ़ी ज़्यादा आसपास, नीलगिरी और ये सब है, तो यहाँ पे कास्ट लकड़ी का उपयोग किया जाता है कोयले के स्थान पर विश्वेश्वरैया में। ये बात पूछी जा सकती है। बाबा बूदान वाला एरिया है, यहाँ पर लॉयस्क मिलता है। अभी देखा लॉयस्क कर्नाटक में मिलता है, उड़ीसा में, तो लॉयस्क यहीं बाबा बूदान की जो पहाड़ी है वहाँ से लॉयस्क प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या है? आराम से विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र लगा है। तो ना पेपर में क्या आएगा? विश्वेश्वरैया इस्पात है कहाँ पे और ये कैसे काम करता है। दूसरा है बोकारो। बोकारो झारखंड वाले एरिया में, ये किसके सहयोग से लगा था? रसिया के सहयोग से। ये पॉइंट याद रखने। बोकारो झारखंड में है, रसिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। यहाँ झारिया करणपुर जो एरिया है झारखंड में ही, वहीं से कोयला और बेला डेला की खान है जो छत्तीसगढ़ में, वहाँ से लोहे की आवश्यकता पूर्ति होती है। अब ये तो समझ में आया होगा कि इस्पात संयंत्र का मतलब है जहाँ इस्पात बनाया जा रहा है, लोहा बनाया जा रहा है। तो लोहा बनेगा तो दो ही चीज़ें तो मेन चाहिए, एक तो लोहा ही चाहिए और एक कोयला चाहिए, क्योंकि लोहे को गलाना है। इसके बाद आधुनिक कुछ संयंत्र जो अभी लगाए गए हैं, जो अच्छे मतलब जो आयातित कच्चे माल के बारे में। और तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आधुनिक है। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ कोयला आयात किया जाता है, कोकिंग कोयला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से, और लोहा इसका उपयोग किया जाता है। तटीय क्षेत्र में स्थित है, तो विशाखापट्टनम नाम ही है, तो आंध्र प्रदेश में याद रहेगा। सलेम तमिलनाडु में है, तो सलेम का है यहाँ पे, विशाखापट्टनम हो गया नीचे, सलेम हो गया तमिलनाडु में। यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया से ही कच्चा माल आयात किया जाता है।
इसके बाद है पाराद्वीप। पाराद्वीप उड़ीसा में, तो उड़ीसा में स्थित है ये। स्थित संयंत्र हैं झारिया और तलचर से कोयला मंगाया जाता है, और लोहा तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पे पाया ही जाता है इस एरिया में, और कोलकाता पास में मार्केट है। इसके बाद बात करें भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र, उड़ीसा सबसे पहला है जो सर्वोच्च उत्पादक रहता है। उड़ीसा लौह अयस्क में अभी भी रैंक में रहता है। यहाँ पे जो जगह हैं उनके नाम थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहला है मयूरभंज का गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम पहाड़। तो मयूरभंज में स्थित है गुरु महिसानी, सुलेपात और बादाम पहाड़। किस लिए जाने जाते हैं? लौह अयस्क के लिए। दूसरा है क्योंझर, कटक और कोरापुट। ये सब उड़ीसा में ही है। क्योंझर, कटक और कोरापुट। ये पूछा जाएगा उड़ीसा में कौन सा है, तो हमने क्या देखा? गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़, क्योंझर, कटक और कोरापुट। कोरापुट कहाँ? उड़ीसा वाला। छत्तीसगढ़ में देखें बेलाडेला की खान है, जो अभी ऊपर भी आया था, डल्ली राजहरा की खान और बस्तर बेलाडेला की खान, ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बेलाडेला से लौह अयस्क विशाखापट्टनम में भी भेजा जाता है निर्यात करने के लिए। इसके बाद झारखंड में नोआ मुंडी की खान है। तो झारखंड में सिंह भूमि एक जगह है, और नोआ मुंडी गोवा लौह खदान के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इनमें देखा हमने। इसके बाद दक्षिण में लौह अयस्क के, तो दक्षिण में अभी बार बार देख ही रहे हैं, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ लोहा मिलता है। अब कर्नाटक में कौन सा एरिया था? बेल्लारी क्षेत्र सबसे प्रमुख है। यहाँ पे शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बूदान, दुमकुर, बीजापुर, ये सब लौह अयस्क के भंडार है। बाबा बूदन पहाड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बाबा बूदन की पहाड़ी हो गई, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, ये सब है। आंध्र प्रदेश में वारंगल, कर्नूल में हेमेटाइट को लोहा, तो मैग्नेटाइट, हेमेनाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट लोहा 4 प्रकार का होता है। तो आंध्र प्रदेश का वारंगल, कर्नूल में हेमेटाइट लोहा प्राप्त किया था। तेलंगाना वाले एरिया, महाराष्ट्र के रत्नागिरी वाले एरिया में भी कोयला मतलब लोहा मिलता है। दक्षिण भारत में ये जो है इन्हीं के कारण यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग काफ़ी बढ़ रहा है। इसके बाद है भारत में तांबे के प्रमुख जो भंडार है, झारखंड वाला एरिया है, वही नाम आएंगे सेम, हजारीबाग, सिंहभूमि, पलामू तांबे के लिए जाना जाता है। यहाँ पे घाटशिला खान एक विशेष है जो तांबे के लिए जानी जाती। राजस्थान हमेशा से ही ताम्र पाषाण काल एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तब से ही तांबे के लिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में भी यहाँ तांबा निकाला जाता था खेतड़ी से। तो खेतड़ी राजस्थान है, भारत में सबसे बड़ा तांबा खदान मानी जाती है ये वाली चीज़। मध्य प्रदेश में बात करें तो जगह है मलास खंड, यहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद बात करें कि तांबे का भंडार और कहाँ पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर, कर्नूल और बिहार में। अब है सोना, चांदी और अन्य के लिए। तो सोना के लिए भारत में एक ही जगह सबसे फेमस है, वो कर्नाटक का कोलार खान है। उसके बाद रायचूर वाला एरिया है, मैसूर है, ये सब एरिया में पाए जाते हैं, पर मेन कोलार ही रहेगा। आंध्र प्रदेश में रामगिरी वाला एरिया में भी सोना मिलता है। चांदी की बात करें तो चांदी राजस्थान सबसे फेमस है। राजस्थान में कौन सी जगह? जावर की खान। तो राजस्थान में जावर की खान इतना याद रखना है चांदी के लिए। नदी तलछट में कोयला सोना कहाँ मिलता है? जैसे नदी के रेत में भी सोना मिलता है। तो वो कौन कौन से? स्वर्ण रेखा नदी है, नाम ही स्वर्ण रेखा। सोन नदी है, इसकी बालू में भी सोना पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ से आके निकाल सकते हैं, उसके लिए बहुत तकनीक चाहिए होती है। तो नदी के तलछट में स्वर्ण रेखा जो नदी है, और सोन नदी की बालू में पाया जाता है। जो हमारा लास्ट है वो है अभ्रक और मैग्नीज। तो अभ्रक जो लाइट में यूज़ होता है, जो फ्यूज़ वगैरह बनते हैं, बटन मतलब जो भी चीज़ें बनती हैं वो अभ्रक यूज़ होता है। तो मेन इसके लिए आंध्र प्रदेश रहता है और उड़ीसा वाला क्षेत्र रहता है। तो बिहार, झारखंड, गया, मुंगेर, इन सभी एरिया से अभ्रक पाए जाते हैं। इनका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता, पूछा जा सकता। पर मेन एरिया अभी बताया वैसे भी कि जो आंध्र प्रदेश का नेल्लौर में गुंटूर है, और राजस्थान वाले एरिया में भी ये पाया जाता है। भारत विश्व का 60% जो अभ्रक का उत्पादन करता है। मतलब सोचो कि दुनिया का 60% अभ्रक हमारे पास ही है, उत्पादन हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? तो ये उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो कर्नाटक वाला एरिया जो है, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब एरिया में ये पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, झारखंड का पलामू, उसके बाद है गुजरात का कच्छ, यहाँ पे ये पाया जाता है मैग्नीज। 25% इसमें हिस्सेदारी है निर्यात में। मतलब भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का निर्यात जो होता है वो 25% हिस्सेदारी है। तो ये हमने देखा इंडियन पूरी ज्योग्राफी, हमने लगभग हर एक टॉपिक जो है वो कवर किया है अच्छे से। बस फैक्ट ज़्यादा थे तो हो सकता है रिवाइज की ज़रूरत पड़े, बाकी हमने सारे फैक्ट, और हम देखेंगे पीसीएस प्रीलिम्स में इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कवर इसी में से एग्ज़ाम में आएंगे ऐसे। तो इसकी पीडीएफ अब ग्रुप में मिल जाएगी।